नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11वीं क्लास की सम्मिश्र संख्याएं पढ़ रहे थे। ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में जो कि बेसिक थी और ये भी बेसिक ही वीडियो है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दी थी कि जेड बराबर ये सारी चीज़ें आपको मैंने अच्छे से समझा दी थी कि किस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या क्या सम्मिश्र संख्या होती है, इसमें कौन सा पार्ट, ये ए कौन सा पार्ट होता है और आयोटा के साथ जो बी लगता है ये कौन सा पार्ट होता है, सारी चीज़ें आपको बता दी थी। फिर इसके बाद आपको मैंने समवर्ग नियम भी बता दिया था। समवर्ग नियम किस तरीके से लगाया जाता है ये भी आपको बता दिया था। क्रम विनिमय नियम भी आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो साचर नियम है। ठीक है, तो साचर नियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं साचर नियम सम्मिश्र संख्या में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो साचर नियम लगाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे तीन सम्मिश्र, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि साचर नियम लगाने के लिए तीन सम्मिश्र संख्या होनी चाहिए, जिसमें Z1, Z2 और Z3। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए, Z1, Z2, Z3, तब तो आप साचर नियम इसमें लगेगा। कहोगे कैसे लगेगा, मैं बताता हूँ। साचर नियम ये कहता है कि यदि Z1 ठीक है ब्रैकेट के अंदर और Z2 ब्रैकेट के अंदर है, और अगर हम Z3 को बाहर कर दें, ठीक है, यानी इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर जोड़ दें और उसको बाद में जोड़ दें। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि यदि हम इधर Z1 को बाहर कर दें और इसको Z2 और Z3 को एक साथ जोड़ दें, दोनों के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारा साचर नियम कहलाता है। ये जो नियम है यही नियम हमारा क्या कहलाता है? साचर नियम कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे Z1, तो Z1 बराबर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है 2+3 आयोटा। ठीक है, एक Z2 है तो Z2 बराबर मान लेते हैं 3+2 आयोटा। ठीक है, Z3 बराबर मान लेते हैं 4+6 आयोटा। ठीक है, Z1, Z2 और Z3। अब हम इस वाले जो नियम अभी हमारा है साचर वाला, इसमें हम लोग फिट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो कैसे किस तरीके से फिट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे क्या Z1 है तो Z1 का मान रख देते हैं। Z1 का मान कितना है? 2+3i। ठीक, प्लस Z2 क्या है, ब्रैकेट के अंदर ही है तो Z2 भी लिख लो। कितना है? 3+2i ब्रैकेट बंद, और Z3 को दे देते। Z3 कितना है? 4+6i लगाएंगे बराबर। यहाँ Z1 है तो Z1 का मान जो है वो क्या है? 2+3 आयोटा। ठीक है, प्लस कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे। Z2 और Z3 को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो इसको अंदर कर देते हैं। ये हो जाएगा 3+2 आयोटा +4+6 आयोटा। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि जो ये वाला पक्ष होता है सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग होता है, और जो ये वाला होता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, इसको रियल भी बोलते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको मैंने चीज़ें सारी बता दी थी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ कहोगे सर जी किस तरीके से कैसे क्या क्या हो, तो सारी चीज़ें होंगे, बस जोड़ना ही जोड़ना तो है। तो देखो 3 और 2, ठीक है, ये ब्रैकेट के हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 5i। ठीक, इधर कर देते हैं +4+6i यानी आयोटा। ठीक है, इधर चलते हैं। तो जब हम इधर चलते हैं तो इधर देख लो तो क्या होता है, इधर आपका 2+3 आयोटा है ही है। ठीक है, प्लस कर देंगे, इसको जोड़ दो। 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 6 7 8 8 हो जाएगा इधर से। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये इससे जुड़ रहा है, वास्तविक वास्तविक और काल्पनिक काल्पनिक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या है और क्या जोड़ सकते? अब इसको जोड़ दो तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 10 और 1 11, ये हो जाएगा 11 आयोटा। ठीक, यानी इसको ठीक है, कई बार बता चुके हैं। और इमेजिनरी और वास्तविक वास्तविक। ठीक है, रियल। ठीक है, तो 7 और 2 यहाँ कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 9 10 और 1 11। तो ये दोनों मान क्या आ गए? बराबर आ गए। ठीक है, आयोटा दोनों मान क्या है? बराबर है। इसलिए साचर नियम ये था। ठीक है, कि अगर दो को एक साथ रखें और तीसरे को बाहर फेंक दें
ये आपके जब आप 12th क्लास में जाओगे आव्यूह में, तो आव्यूह में भी सहचर नियम आपका लगेगा, ठीक है। और Z1 आव्यूह क्लासें पड़ी हुई हैं, अगर आपको देखना हो तो आप देख भी सकते हैं। और Z1 को अगर बाहर कर देते तो ये चीज़ हो जाती, ठीक है। तो ये था सहचर नियम। आगे एक छोटा सा नियम है जो कि चौथे नंबर पे है। एक छोटा सा नियम है जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसे हम बोलते हैं योगात्मक योगात्मक तत्समक तत्समक योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। कहोगे ये क्या चीज़ है भैया? बहुत कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये कहोगे है क्या? ये देखो, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि किसी सम्मिश्र संख्या में अगर 0 जोड़ा जाता है तो वह सम्मिश्र संख्या तो रहती ही रहती है, लेकिन इसके अलावा ये जो 0 होता है, ये जो शून्य होती है, ये भी क्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है, जिसको आप इस तरीके भी लिख सकते हो 0 प्लस 0i, ठीक है। ये शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाती है और इस 0 को आप 0 प्लस 0i के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हैं? एक बात बताओ, 0 है तो इसका जो रियल है पार्ट वो भी 0 है और जो इमेजिनरी है वो भी क्या है? 0 है। तो 0 धन 0 है। अभी आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि z बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो इसका जब 0 है तो दोनों मान क्या है? 0 0 है। छोटी सी एक चीज़ थी, ठीक है। और ध्यान रखना कि इसको शून्य सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, पेज चेंज कर देते हैं कलर। एक सेकंड, ठीक ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या चीज़ है। आगे है कि एक अगला पॉइंट इसमें आता है कि योगात्मक योगात्मक कक्षा 9th में था ये, योगात्मक। और उसके बाद क्या है? प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, इसका क्या मतलब होता है? आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, और प्लस में है, तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस अपनी तरफ से लगा के यहाँ पे क्या बना देंगे? 0। कहोगे सर जी समझे नहीं, क्या मतलब है? मतलब ये कि जो सम्मिश्र संख्या हमारी प्लस की होगी वही सम्मिश्र संख्या हमको माइनस की करके इसको घटाना पड़ेगा और ये हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी ये जो 0 है इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा? ऋण बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? ऋण बनाना पड़ेगा। यही कहलाता है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। कहोगे सर जी समझे नहीं, एग्जाम्पल से आप बता दीजिए। देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे एक सम्मिश्र संख्या ले लेते हैं, जैसे z बराबर मान लीजिए दिया है 3 प्लस का 2i, ठीक है। और इसका जब हम माइनस z करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2i, ठीक। अब इसमें आगे क्या करेंगे? अब आगे इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे ऐसे, z लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ क्या कर देंगे? माइनस का z कर देंगे। कहोगे क्यों? क्योंकि देखो यही फॉर्मेट में तो आया, z लिखा, प्लस किया ब्रैकेट लगाया, माइनस किया z किया z किया, ठीक है। अब दोनों पे मान लगा दो, तो जैसे ही दोनों के मान लगाओगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। प्लस कर देंगे, बीच में ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। बस इसको फिर सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा माइनस का 3 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। ये 3 से ये 3 गया, ये से ये उड़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 0। अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये जो योगात्मक प्रतिलोम होता है इसमें क्या बनाया जाता है? ऋण बनाया जाता है, ठीक है। ऋण बनाया जाता है, इसीलिए इसको योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व कहते हैं, ठीक। अब आगे और एक चीज देखते हैं, वो है एक आगे और एक चीज देखते हैं, क्या कहोगे? क्या देखते हैं? दो सम्मिश्र, ठीक है, दो सम्मिश्र दो सम्मिश्र संख्याओं दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, ठीक है। जोड़ देख ही लिया था, अंतर भी देख लो लगे, ठीक है।
तो इनका अंतर कैसे करेंगे वो देख लो भैया। पहले सबसे पहले मान लेंगे कि क्या माना, क्या माना, एक समिश्र संख्या अपनी Z1 है, ठीक है, और दूसरी जो है वो क्या है, वो Z2 है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो इसको अगर हमें घटाना होगा तो समिश्र संख्या पहली और समिश्र संख्या दूसरी कम, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा Z1, बीच में लगा देंगे प्लस और यहाँ लगा देंगे क्या, माइनस का Z2, ठीक। इसके बाद कोई भी एक संख्या मान लो, कोई भी आप एक संख्या मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए, मान लिया है, माना है, ठीक है, माना Z1 बराबर अगर हम एक संख्या मान लें 2 + 3 आयोटा, और Z2 बराबर भी एक संख्या मान लें जो कि कह सकते हैं 4 + 6 आयोटा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना, माइनस करना है, तो चलो भैया माइनस भी कर लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पे जब हम इसका मान रखेंगे, यहाँ पे बराबर करेंगे, Z1 का मान क्या है 2 + 3 आयोटा, बीच में क्या प्लस, माइनस करेंगे जब, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा माइनस का 4 माइनस का 6 आयोटा, ठीक है। इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो सम्मिश्र संख्याओं को घटा भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व बताया, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर बता दिया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सम्मिश्र संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, वो है सम्मिश्र संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे है कि सम्मिश्र, ठीक है, संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन किस तरीके से गुणा किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि माना सम्मिश्र, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, माना सम्मिश्र संख्या अपनी कौन सी है, Z1 है और कौन सी है, Z2 है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो Z1 बराबर हम क्या मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए, जैसे हम नॉर्मल मान लेते हैं A + आयोटा B, ठीक है। और एक Z2 ले लेते हैं, Z2, तो Z2 जब करेंगे तो ये मान लेते हैं इसका C + आयोटा और इसको क्या कर देते हैं, D कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका क्या Z1 और Z2 करेंगे, Z1 Z2, यहाँ डॉट लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। जब आप सदिश पढ़ोगे 12th में, तब यहाँ अदिश गुणन और सदिश गुणन आप अच्छे से समझ जाओगे। Z1 और Z2 जब आप करेंगे तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं A + आयोटा B और एक ब्रैकेट में कर देते हैं C + आयोटा D, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद पूरा जो गुणा करा देते हैं, कहोगे किस तरीके से, ध्यान समझना। A लिखेंगे, पूरा ब्रैकेट ये वाला ठोक देंगे, C + आयोटा D, ठीक। फिर ये वाला उठाएंगे, अब ये वाला पद उठाया, ये पूरा ले लिया, अब ये वाला जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोटा B और ब्रैकेट में C + आयोटा D, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके जब आगे बढ़ेंगे तो इसका अंदर गुणा करा देते हैं, तो A का इसमें करा देंगे तो कितना आ जाएगा, AC, इसमें करा देंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा, A हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। इसके बाद इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका क्या, BD, ठीक है। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात है, ये याद रखना कि जो आयोटा का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका मान जो होता है वो -1 होता है। कहोगे कैसे होता है, तो बिल्कुल भी मत परेशान होइए, हुआ तो आज, नहीं तो अगली वाली क्लास में जितने भी आई स्क्वायर के मान है, आई स्क्वायर, आई का मान, आई क्यूब का मान, किस तरीके से हम निकालते हैं सारी चीज़ें, बस अभी हम आप ये समझ लीजिए कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 इसका मान होता है, ठीक है। तो अब इसमें कहोगे क्या क्या करें, तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, वास्तविक पार्ट है ना। और देखते हैं और भैया क्या क्या पार्ट अपने होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, पहले तो AC कर देते हैं, ठीक, प्लस आयोटा कर देते हैं, A कर देते हैं, D कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे आयोटा हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। इस आई स्क्वायर का मान लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा D, ठीक।
अब इसके बाद देखो, ये वास्तविक पार्ट है, ये भी वास्तविक पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक पार्ट है, और ये भी कौन सा है, काल्पनिक पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, यानी वास्तविक वास्तविक एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AC, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का B और D। ठीक, इधर चलते हैं, तो इधर चलेंगे तो ये आयोटा यहाँ से कर देंगे कॉमन, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, AD, ठीक, और यहाँ से हो जाएगा प्लस BC। ठीक है भैया। आप कहोगे और कुछ हो सकता है, तो और कुछ तो नहीं हो सकता है, बस लास्ट में ब्रैकेट बना के यहाँ पे आप लिख दीजिएगा AC और माइनस का BD, ठीक है, और इधर कर दीजिएगा आयोटा का बाहर, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C। ठीक, तो ये इस तरीके से गुणा होगा। आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल से और ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, मान लिया कि Z1 बराबर एक संख्या हमने ले ली 2 + 3 आयोटा, ठीक, और एक Z2 बराबर हमने एक संख्या ले ली जिसका मान हम कर लेते हैं कितना, 5 + 6 आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसका गुणा कराएंगे, ठीक है, तो गुणा कराने के लिए हमको आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा Z1 Z2, तो यहाँ दोनों को मान रख दीजिए, जैसे यहाँ पे 2 + 3 आयोटा और यहाँ पे 5 + 6 आयोटा। ठीक है भैया, गुणा कराते हैं, तो जब इसमें गुणा कराएंगे तो सबसे पहले 2 को उठा लेते हैं, ठीक, और पूरा जो मान है इस पूरे मान को लिख लेते हैं, यानी 5 + 6 आयोटा मतलब, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं प्लस का 3 आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 + का 6 आयोटा। ठीक है, अंदर क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 आयोटा, ठीक है, प्लस कर देंगे 5 से कितना हो जाएगा 15 आयोटा, ठीक है, और 6 का 12 छत्रिक 18 आयोटा का स्क्वायर। अभी आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो ये आयोटा का स्क्वायर होता है इसका मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लगा देते हैं, यहाँ पे मान कर देते हैं क्या, यहाँ पे मान हो जाता है आपका, लगा देते हैं आपका, जैसे ये 10 है, ठीक, और क्या है यहाँ पे, इसका मान पहले लगा देते हैं तो ताकि खाली हो जाए, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा 15 आयोटा, और ये हो जाएगा -18। कहोगे माइनस कैसे, इसका मान लगा देंगे I² का, तो ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 18 को घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे तो इसको जोड़ दो, 5 6 7 और 1 और 1 2, ये हो जाएगा ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये इस चीज़ का क्या हो जाएगा, इसके गुणे का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग गुणा भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले इधर उल्टा चलते हैं, जैसे आज हमने गुणा सीखा, किस तरीके से हमने गुणा कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, समिश्र संख्याओं का हम किस तरीके से गुणा कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हमने 2 संख्याओं का किस तरीके से हम अंतर करते हैं, ये चीज़ें हमने देखी, और योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हमने देखी, जिसको हमें ऋण ही बनाना होता है। ठीक है, और हमने योगात्मक तत्समक का अस्तित्व देखा कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं, और फिर साहचर नियम हमने देखा। ठीक है, और साहचर नियम के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है उसमें 3 सम्मिश्र संख्याएं होनी ही चाहिए, तभी साहचर नियम का पालन होगा। तो आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि वो कमेंट में बता दे कि ये चीज़ में मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको एक बार फिर से रिकॉल करा दूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।